नाजरीन आदाब, सियासत टीवी के रास नशरियात में आपका इस्तकबाल है। आलमी, कौमी, इलाकाई ताज़ा खबरों और नए मौज़ूआत के साथ मैं सैयद इस्माइल ज़बीउल्लाह और मेरे हमरा सीनियर सहाफ़ी सज्जादुल हसनैन आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हैं। नाजरीन, शुरुआत करते हैं बीजेपी की एक और बदउनवानी के इंकशाफ से। नाजरीन, आपको बता दें 2014 के बाद से अब तक जो है बीजेपी मरकज़ में बरसर इक़्तिदार है और बहुत सारे ऐसे इल्ज़ाम बीजेपी पर लगे हैं कि बीजेपी ने उन लोगों से चंदा लिया है जो बदउनवानियों में शामिल हैं, जो मतलब गैर समाजी सरगर्मियों में शामिल हैं, गैर समाजी उमूर में शामिल हैं, शराब के स्कैम में शामिल हैं और ऐसे कानकनी के जो गैर कानूनी कानकनी है उसमें शामिल है। मगर ये जो इंकशाफ है एक सहाफ़ी की जानिब से आरटीआई दाखिल किया गया था और उसके जवाब जब आया तो ये बड़ा इंकशाफ हुआ है कि 2021 और 2022 में बीजेपी ने फलाही स्कीमात के नाम पर जो है लोगों से चंदा वसूल किया है। वो फलाही स्कीमात क्या थे? स्वच्छ भारत, जैसा कि हमने देखा बहुत हंगामा आ रही हुई, बहुत ही बड़े पैमाने पर, आलिशान पैमाने पर सारे मुल्क में स्वच्छ भारत चलाया गया। स्वच्छ भारत पर भी चंदा जमा किया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हालांकि एक नारा था महज, ये अमली तौर पर इस पर बीजेपी हुकूमत ने काम नहीं किया है, मगर इस पर चंदा ज़रूर वसूल किया गया है। किसान सेवा के नाम पर भी चंदा बीजेपी ने जमा किया है। ये फलाही स्कीमात है जिसके नाम पर चंदा जमा किया गया। और नमो ऐप पर तो ये ऐसा बताया जा रहा है, इस रिपोर्ट के मुताबिक जो है अब ताहाल भी जो है इस नमो ऐप से चंदा वसूली का काम बीजेपी मुसलसिल कर रही है। तो ये एक नया इंकशाफ है जिससे हम आज की बातचीत की बहस की शुरुआत करते हैं। जी सज्जाद साहब। देखिए, इससे पहले भी आपको याद होगा कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड के नाम पे जो है बड़ा बवाल मचा था। तो बीजेपी जब से इक़्तिदार में आई है, लोगों ने देखा है या फिर जो है शिकायतें इस बात की खुल के की गई हैं कि इन्होंने अपनी पार्टी, अपना दफ्तर और अपनी जेब भरने का बहुत ज़्यादा जो है काम किया है और इसके लिए कहाँ से पैसे आ रहे हैं ये नहीं देखा गया है। देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे करोड़ों रुपए जो है वसूल किए गए थे पार्टी फंड के नाम पे। इलेक्टोरल बॉन्ड में जो आपने गुज़िश्ता रोज़ी जो है इस पर बात की थी कि जो है कैसे एक जो है इंडिगो के हवाले से बात की गई थी कि कैसे जो है फ़ंड, पार्टी फ़ंड के नाम पे पैसे जारी किए जाते हैं और कैसे जो है उसका गलत फ़ायदा उठाया जाता है। दवाओं की कंपनी, इससे पहले जब इलेक्टोरल बॉन्ड की बात आई थी तो एक दवाओं की कंपनी का नाम आया था और कहा गया था कि इसने 100 करोड़ से ज़्यादा रुपया पार्टी फंड में बीजेपी को दिया और इसने जो है जो दवाई का पत्ता 10 रुपये का था उसको 110 रुपये कर दिया। मतलब यहाँ आपने 100 करोड़ रुपए दिए और उन 100 करोड़ रुपए निकालने के लिए आपने अपनी 10 रुपये की दवाई 110 की कर दी और हुकूमत ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। मतलब हुकूमत चाहती है कि आप पब्लिक का जेब पे जो है डाका डालें और जो है पार्टी को सैराब करें, ख़ास तौर पे बीजेपी को। देखिए, बीजेपी के बारे में मुसलसल ये कहा जा रहा है कि अब ये जो है दुनिया की सबसे अमीर तरीन पार्टी बन गई है और मुसलसल ये कहा जा रहा है, देखिए हर इलेक्शन में ये कहा गया कि करोड़ों रुपये जो है लोगों पे ख़र्च किए जाते हैं, इलेक्शन पे ख़र्च किए जाते हैं। बेहिसाब पैसा जो है मीडिया को दिया जाता है, मीडिया इदारों को जो है पैसा पहुंचा, हर तरीके से करप्शन को जो है यहाँ पे उरूज मिला है। हम ये कह सकते हैं बिलवास्ता तौर पे या सीधे तौर पे हम ये कह सकते हैं कि ये करप्शन की जो है एक बदतरीन मिसालें सामने आ रही हैं नई सदी में। हम देख रहे हैं कि किस तरह का करप्शन जो है इंडिया में देखा जा रहा है और इस करप्शन को फ़रोग़ देने में सीधी सी बात है कि अगर बीजेपी ने यकीनन फ़रोग़ देने में बीजेपी, अमित शाह और नरेंद्र मोदी इसमें मुलविस रास्ते इस वास्ते बता रहा हूँ। ये आरटीआई का जो जवाब आया उसके मुताबिक नमो ऐप और NarendraModi.in ये दो वेबसाइट थे। आपको याद होगा सज्जाद साहब, जब कोविड का टाइम चल रहा था, कोविड में भी जो है ये इन दो ऐप्स के जरिए से चंदा वसूला गया था, मगर उसको बाद में फिर वो जो कोविड के नाम पर जो चंदा वसूला जा रहा था उसको बाद में बंद कर दिया गया। मगर ये आरटीआई जो आई है, आरटीआई का जो जवाब आया है उसके मुताबिक जो है अब भी
इन दो वेबसाइटों पे, नमो ऐप पे और NarendraModi.in पर जो है आपको चंदा जमा कराने की, चंदा देने की सहूलतें अभी भी दस्तयाब है। अहम बात यहाँ पर यह है कि फलाही स्कीमात, जो हुकूमत की फलाही स्कीमात है, वो चंदा वसूली के ज़रिए किए जा रहे हैं। सज्जाद साहब, तशवीश की बात यह है कि मुल्क का पैसा जो GST की शक्ल में, टैक्सेस की शक्ल में, रोड टैक्स की शक्ल में वसूला जा रहा है, वो जा कहाँ रहा है? ये बिल्कुल, ये सबसे बड़ी बात है कि वो पैसा जा कर रहा है। देखिए, इससे पहले भी जब कोरोना का जो है दौर था रवि साहब, तो उस वक्त एक खबर आई थी कि सरकारी ख़जाने से 1 लाख करोड़ रुपए निकाले गए। आप 1 लाख करोड़ रुपए निकाले गए, जबकि आप करोड़ों रुपए में आप चंदा वसूल कर रहे हैं। जी करोड़ों रुपए बेतहाशा जी चंदा वसूला जा रहा है। तो ये कहा गया था कि कोरोना के दौरान में पटरी वालों की मदद, पटरी मतलब जो फुटपाथ पे कारोबार करते हैं, जो सब्जियां बेचते हैं, जो सब तरकारी बेचते हैं, जो फ्रूट बेचते हैं, जो फुटपाथों पे जो है अपनी दुकान लगाते हैं, उनकी मदद के लिए 1 लाख करोड़ रुपए सरकारी खजाने से आप निकाले अपने गए जुमले को थे। दुरुस्त कर लीजिए सज्जाद जी साहब, जी, उनकी मदद के लिए नहीं, उनकी बिल्कुल, मदद के नाम नाम पर बिल्कुल जी यकीनन उनकी मदद के नाम पे 1 लाख करोड़ रुपए जो है सरकारी ख़जाने से निकाले गए थे। और उसके बाद दुनिया ने देखा, पटरी वालों से जब पूछा गया, देखिए ऐसा नहीं है कि जो है जब 1 लाख करोड़ रुपए निकाले गए तो कुछ जर्नलिस्ट, जैसे कि अब ये वाक़या भी एक जर्नलिस्ट की जो है जी कोशिशों की वजह से का नतीजा है, यकीनन सामने, देखिए। तो कुछ जर्नलिस्टों ने वहाँ पे पटरी वालों से जाके पूछा, जी दिल्ली के पटरी वालों से, कि क्या आपको कुछ पैसा मिला है, मदद मिली है। पूरे के पूरे दिल्ली में जो है उस जर्नलिस्ट ने पटरी वालों से पूछ लिया कि आपको पैसा मिला है, कोरोना में आपने दुकान नहीं लगाई थी, बाज़ार बंद थे, दुकान बंद थी, लोग भूखों मर रहे थे, आपकी भी घर की हालत बुरी थी, तो क्या आपको हुकूमत की तरफ से पैसा मिला है? तो एक बंदे ने भी ये नहीं कहा कि हाँ मुझे मिला है। तो मतलब ये कि 1 रुपया भी पटरी वालों को नहीं गया। 1 लाख करोड़ रुपए कहाँ गए? ज़मीन खा गई, आसमान कैसे कैसे। राहुल गांधी ने तो खुल के कहा था कि सरकार के ख़जाने से पैसा निकल रहा है और बीजेपी के दफ्तर में पहुंच रहा है। यकीनन देखिए सज्जाद जी साहब, जी 2020 और 21 और 22 का ये जी वाकया है। RTI जो है ये एक जी कानून है, राइट टू इंफॉर्मेशन। जी आप कानून हक़ मालूमात जिसको कहते जी हैं, ये कांग्रेस की देन है। ये एक सेहतमंद जमहूरियत की ये निशानी जी है कि अगर कोई पर कहीं पर भी कुछ अगर काम होता है, बदउनवानी होती है या कहीं पर कोई ख़राबी होती है, तो हम जानकारी उससे हासिल कर सकते हैं। वो जानकारी हुकूमत के उस महकूमे से, मुतल्लिक़ा महकूमे से हासिल करके आवाम के सामने ला के डाला जा सकता है। अब देखिए, वो जो मतलब हक़ तालीम जो है उसको सलब कर दिया गया है। लाजमी हक़ कानून तालीम का जो कानून बनाया गया था, जी राइट टू एजुकेशन, जो है कानून तो है मगर उस पर अमल नदारत नहीं है, अमल नदारत है। और फिर दूसरी चीज़ मसला यहाँ पे, अब ये भी कानून को शायद हो सकता है कि आने वाले दिनों में तरमीमात के ज़रिए बंद कर दिया जाए, बिल्कुल क्योंकि ये जो है हुकूमतों की नाकामी, ख़ासतौर पर बीजेपी का, जी जो ये देखिए आप करोड़ों रुपए का चंदा, और वो भी सिर्फ फलाही स्कीमात के नाम पर। जी आप बताएं कि स्वच्छ भारत का क्या ऐसा कारनामा वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अंजाम दिया है कि क्या मुल्क साफ हो गया? क्या गंगा नदी साफ हो गई? गंगा का जो सफाई का मसला था, गंगा सफाई अभियान जो है आज भी जो है वो तात्तुल का शिकार बना हुआ है। दिल्ली की फतह जो है, दिल्ली जो है गैस चैम्बर में तब्दील हो गया है। बिल्कुल यकीनन। स्वच्छ भारत, आप पाक और साफ आबो हवा की फराहमी जो है उसी की हवाले से स्वच्छ भारत का आगाज़ किया गया था। देखिए, आपको याद होगा कि जो है गोवा में एक आलमी जो है इजलास मुनक्किद हुआ था, समिट, G1 G20 था, मेरे को याद नहीं आ रहा है। एक आलमी समिट वहाँ पे मुनक्किद किया गया था गोवा में। तो वज़ीर आज़म मोदी उस समिट में शिरकत के लिए गए थे। तो फिर वज़ीर आज़म जो है सुबह सुबह वॉकिंग के लिए निकल जाते हैं। सुबह सुबह वो आ गए थे बीच पे वॉकिंग करने के बजाय उन्होंने वहाँ बोतलें उठाने शुरू कर दी थी, जो पड़ी हुई होती हैं, लोग पानी पी के फेंक देते हैं, और जो कचरा है या फिर जो है चिप्स के पैकेट्स हैं वो वहाँ पे पड़े हुए थे। तो वज़ीर आज़म जो है एक एक बोतल वहाँ से उठा रहे थे, एक एक बोतल उठाते जाते, साथ में एक थैला भी उन्होंने रखा हुआ था, उसमें डालते जाते। तो लोगों ने बड़ी तारीफ़ की थी कि वाह वज़ीर आज़म देखो क्या कर रहे हैं।
स्वच्छ भारत का वज़ीर आज़म लोगों को जो है पैगाम दे रहे हैं, वज़ीर आज़म आवाम को ये तहरीक दे रहे हैं कि आपको जो है अपने आसपास के इलाके को जो है साफ़ सुथरा रखना चाहिए। तो वहाँ पे वज़ीर आज़म ने ये भी कहा था कि हम जहाँ भी जाते हैं हमें इस तरह की चीज़ों को नहीं पड़ी रहने नहीं देना चाहिए, हमें खुद जो है आगे बढ़ के साफ़ सफाई करनी चाहिए। तो उस वक्त किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि वज़ीर आज़म चंदा वसूल करने के लिए ये काम कर ये रहे सबसे हैं। जी अहम बिल्कुल, बात है। मैं बिल्कुल। अगर इस तरफ इशारा नहीं करते सज्जाद साहब, जी तो मैं बिल्कुल, यहीं पे आने वाला था। जी देखिए, बिल्कुल। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के जी, मुतालिक जो है, ये जी, अक्सर लोग कहते हैं, नाखदीन ये कहते हैं, और जो मतलब ठीक है उनके पॉलिसियों की जो जी, मुखालिफत करते हैं वो तमाम लोग ये कहते हैं कि वो जो वजीर आजम नरेंद्र मोदी है, वो जो है नीरो पराय का जो है मेल वर्जन है। जी, समझ रहे हैं आप? अदाकारी तो इस अंदाज में करते हैं। हमने जी, देखा था बहुत से जब मुल्क जल जी, रहा था, जी बिल्कुल, लोगों की जानें जा रही थी, जी, उस वक्त जो है वजीर आजम नरेंद्र मोदी फोटोग्राफी में मसरूफ थे। बिल्कुल, तो ठीक बिल्कुल। है, आप अक्सर हम देखते हैं कि वो कैमरा अटेंशन जो है, हमने ये भी देखा है कि सिक्योरिटी गार्ड्स को का बीजेपी के बड़े बड़े कायदीन को उनके उनके और कैमरे के दरमियान में आने से हटाने के लिए जो तैयार किया जाता है माहौल, उसका भी हमने मुशाहिदा किया है। तो वो नीरव पराय का मेल वर्जन जो है वजीर आजम नरेंद्र मोदी है। तो आप, वो तो अदाकारी में तो माहिर है, वो उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि वो बायोलॉजिकल नहीं है। तो जी, आप तो ये इसके ऊपर प्रियंका गांधी ने भी बहुत तफसीली कहा था, उनके रोने पर भी प्रियंका गांधी का एक स्टेटमेंट है। उन्होंने जलसे से खिताब करते हुए हालिया दिनों में बिहार में प्रियंका गांधी ने कहा था कि अपनी ही पीड़ा में ये परेशान रहते हैं, हमेशा रोते जी, रहते हैं। बिल्कुल, तो ये जो है वजीर आजम नरेंद्र मोदी का ये वतीरा है कि ये जो लाइमलाइट में हमेशा रहना जो है, जी, उनका वतीरा है ये। और बिल्कुल, उसी के वो उसी की वजह से वो जो गोवा के बीच का हमारे सज्जाद साहब ने जो वाक़या सुनाया, उसी का एक हिस्सा था। यहाँ पर अहम बात यह है कि इस तरीके से प्रोपोगंडा किया गया, इस तरीके से उसकी तशहीर की गई स्वच्छ भारत की, वो इसीलिए कि जो है नमो ऐप से या फिर जो ऐप्स के ज़रिए से जो है ये जो कमाई की जा सके, फलाही स्कीमात के नाम पर लोगों से चंदा वसूला जा सके, इसीलिए इन चीज़ों को फ़रोग दिया गया, इन चीज़ों को उजागर किया गया, इन चीज़ों की बड़े पैमाने पर तशहीर की गई। जी बिल्कुल, यकीनन देखिए तशहीर की गई है और इसके जो है इससे चंदा वसूला गया और लोगों ने दिया भी करोड़ों रुपए का जी चंदा। और उसके देखिए जो जो भी बीजेपी को, एक बात तो ये बात साफ हो गई है कि जो जो भी बीजेपी को चंदा देता है या बीजेपी के साथ खड़ा है, उसका बीजेपी से या बीजेपी के एजेंडे से कोई लेना देना नहीं होता। जी वो अपना मफाद के जी हिसाब से काम करता है। जी ये चीज़ जो है बीजेपी ने देखिए हमेशा हिंदुस्तान में जब भी जो है चाहे हम जवाहरलाल नेहरू के दौर को देख लें, चाहे लाल बहादुर शास्त्री के दौर को देख लें, हत्ता कि वज़ीर आज़म वाजपेयी के भी दौर को अगर हम देखेंगे, तो कहा यह जाता था कि जो वज़ीर आज़म होते हैं वो बड़े जो है इखलास के साथ काम करते हैं और उनका जो है हुकूमत की और मुल्क की तरक्की उनका फोकस होता है। जी लेकिन अभी हमने जो देखा है, वज़ीर आज़म मोदी जब से आए हैं, इक़्तिदार में आए हैं, उस वक्त से लोग देख रहे हैं कि आम आदमी जो है पिछड़ता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। लेकिन जो है वो जो लोग हैं, जो वज़ीर आज़म के दायरे के लोग हैं, वो अमीर हो रहे हैं। किस बुनियाद पे अमीर हो रहे हैं? बेरहमी की बुनियाद पे। अब जैसे कि मैंने एक छोटी सी मिसाल दी आपको कि उसने 100 करोड़ रुपये चंदा दिए और अपना जो दवाई है वो उसने 100 रुपये उसकी कीमत कर दी। एक छोटी सी मिसाल है। ऐसी बाज़ाब्ता देखिए, ये बाज़ाब्ता जो है नाम लेके कहा गया था। एक रवीश कुमार जो है अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं, उन्होंने पूरा डेटा दिया था, पूरी दवाइयों कंपनियों के नाम दिए थे और उन्होंने कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड का असल मसला ये था कि कांग्रेस ने जो है इस मसले पे सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था और कहा था कि किसको कितना पैसा चंदे में मिल रहा है, इसकी डिटेल जो है इलेक्शन कमीशन को जारी करनी होगी, ये हर पार्टी के लिए लाजमी है।
तो इसकी बुनियाद पे सुप्रीम कोर्ट का दरअसल आप वो भी वजाहत जी कर दें कि भाई इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स जो है जी वो एक ऐसा कानून के तहत बनाया गया था, बीजेपी ने जी लाने की कोशिश की थी कि जो लोग चंदा दे रहे हैं उनके नामों का इंकशाफ ना हो सके। ना हो तो सके, बिल्कुल। तो उसी को उजागर करने के लिए, उसी को मंजर जी आम पर लाने के लिए कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उसके बाद जब फैसला आया, तो फैसला आने के बाद जो है जी बीजेपी जो है मजबूर हो गई कि जी किसी के ये इन चीजों का इंकशाफ करने के लिए। इंकशाफ करने के लिए कि कितने कितना चंदा दिया है, इसकी डिटेल आपको जो है इलेक्शन कमीशन में सबमिट करनी होगी, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। उसके बाद ये इंकशाफ हुए कि इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पे क्या जो है लूट खसोट हुई, क्या करप्शन हुआ, किस तरीके से आवाम को धोखा दिया गया, किस तरीके से आम आदमी को ख़त गुर्बत से नीचे कर दिया गया, और कैसे जो है 70 रुपये का जो खुर्दनी तेल था उसकी कीमत 200 रुपये कर दी गई। जी इसी चंदे की बुनियाद पे सस्ते तरीन तेल को जो है महंगा तरीन कर दिया गया। और फिर जो है आप देख रहे हैं कि बार बार कहा गया है, हर ज़माने में कहा गया है कि हमारा पड़ोसी मुल्क नेपाल 40 रुपये फ़ी लीटर तेल बेचता है, पेट्रोल बेचता है, तो फिर हम क्यों 110 रुपये पेट्रोल बेचते हैं। उस ज़माने में जब जो है पेट्रोल की कीमत सस्ते से सस्ती हो गई थी, $30 में बैरल हो गया था पेट्रोल, इतना सस्ता पेट्रोल हो गया था। उस ज़माने में भी मोदी सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम नहीं की थी। देखिए, जब 70 रुपये पेट्रोल हुआ करता था तो उसके बाद 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100 हो गया था। तो तब लोगों ने, देखिए जब 90 हो गया था तो तब लोगों ने कहा था कि पेट्रोल 100 के पार हो रहा है। पेट्रोल देखिए, यकीनन पेट्रोल का रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, पेट्रोल हो डीजल हो, हम देखते हैं कि इसके बगैर ज़िंदगी अधूरी है, बल्कि ज़िंदगी मफलूज होकर रह जाती है। उस ज़रूरी चीज़ को आपने जो है 60-70 रुपये की चीज़ को जो है आपने 100 रुपये से पार कर दिया। तो जब पूरा हंगामा हुआ, जब पेट्रोल डीजल 120 रुपये तक पहुंच गया, और जब बीजेपी को लगने लगा कि हो सकता है जो है बगावत का जो है सूरत हाल पैदा हो जाए, तो फिर उन्होंने 10 रुपये कम किए, 120 से 10 रुपये पे ला के 110 पे ला के फिर उन्होंने उसको जो है वहीं पे ला के रोक दिया। अब तक जो है रुका हुआ है। इसका क्या मतलब हुआ, 40 रुपये का आप 110 रुपये में जी बेच रहे थे डीजल या पेट्रोल, जो भी जो गैस कीमतें हैं। सिलेंडर्स की बात ले लें, जी सज्जाद साहब जब ये बिल्कुल इक़्तिदार संभाले थे जी 2014 में 500 रुपये से कम में गैस सिलेंडर मिलता था। अब वही गैस सिलेंडर 1500 रुपये का हो गया। जी बिल्कुल, यकीनन देखिए जितनी तेज़ी से कीमतें बढ़ाई गई है और जितनी तेज़ी से आम आदमी की जेब काटी गई है, ये सिर्फ़ और सिर्फ जो है मोदी सरकार में हुआ है। चाहे वो दवाइयों की बात हो, चाहे वो जो है सब्ज़ी तरकारी की बात हो, चाहे वो अनाज की बात हो। सब्ज़ी तरकारी भी अहम तरीन चीज़ है, अनाज भी अहम तरीन भी चीज़ है, दवाइयाँ भी अहम तरीन ज़िंदगी का हिस्सा है। और ये जो दवाइयाँ हैं, सब्ज़ी तरकारी है और ये अनाज है, ये आम आदमी, गरीब आदमी सभी की जो है ज़रूरत है। और इन सभी को आपने महंगाई इस पे लाद के 10 रुपये की चीज़ 20 रुपये करके आपने इन सबको जो है बेहाल कर दिया। और ये सिर्फ़ इसलिए हुआ कि आपको ये अनाज तैयार करने वाली या अनाज सप्लाई करने वाली, और फिर जो है दवाइयाँ तैयार करने वाली या दवाइयाँ सप्लाई करने वाली, या फिर तेल बेचने वाली कंपनियां जो है आपको चंदा देने बड़े लगी पैमाने थी। पर आपको जी चंदा देते हैं। जी बिल्कुल जी, बड़े बिल्कुल पैमाने पर चंदा जी देते हैं। उसी चंदे के पेश नज़र जो है आपने आंखें मूंद कर मुल्क की जी आवाम को महंगाई में, बेरोज़गारी में, परेशान हाली में, बदहाली में झोंकने का काम मुसलसिल कर रहे हैं। यहाँ पर हम यही कहना चाहेंगे कि बीजेपी जो है अगर बरसर इक़्तिदार है तो आवाम के टैक्स से जो फलाही इस्केमात किए जाते हैं उसके बजाय अगर चंदा लेती है तो कहीं ना कहीं सब में बदनवानी है। और वो जो है सिर्फ और सिर्फ फरेब और धोखा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का वो नारा कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये जो है महज जो है एक सिर्फ नारा है। ये हकीकत अगर इसको देखें तो ये फरेब है, ये धोखा है। मुल्क की आवाम को मुसलसिल धोखा दिया जा रहा है, मुल्क की आवाम को मुसलसिल ठगा जा रहा है, मुल्क की आवाम के साथ मुसलसिल फरेब किया जा रहा है। खा वो जिस तरीके की चंदा चोरी का मामला हो
या फिर किसी और तरीके से सरकारी इदारों को, आईनी इदारों को अपने मातहत लेकर उस पर कंट्रोल करते हुए अपोजिशन सियासी जमातों को, बड़े बड़े बिजनेसमैनों को ब्लैकमेल करने का काम जो है ये मुसलसिल किया जा रहा है। हम ये 2014 के बाद से मुसलसिल देख रहे हैं। माजी में भी शायद हुआ होगा, माजी में भी इस तरीके के वाक़यात पेश आए होंगे, मगर इस कदर धड़ल्ले के साथ अवाम को ठगने का काम जो बीजेपी की मरकजी हुकूमत कर रही है, माजी में इसकी कहीं पर भी कोई नज़ीर नहीं मिलती। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ, इलेक्शन कमीशन और बरसर इक़्तिदार हुक्मरान जमात के दरमियान में गठजोड़ देखिए ये वाज़े नज़र आ रहा है। बिहार में हमने देखा SIR के हवाले से, जब SIR बिहार में हुआ तो 70 लाख से ज़ायद वोटों को निकाल दिया गया, वोटर लिस्ट में से वोटर्स को निकाल दिया गया। बाद में हंगामा आ रही हुई और वो जो 12-14 दस्तावेजात का जिसका तयन किया गया था, उसमें आधार कार्ड को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर शामिल करने के बाद ये इलेक्शन कमीशन कहता है कि अगर किसी का नाम निकल गया है, किसी को एतराज़ है, तो वो दोबारा रुजू हो जाए और जो है वो अपना नाम शामिल कर ले। मैं आपको बता दूं कि इलेक्शन हो गया बिहार में अपने मनपसंद नताइज जो है वो NDA को मिल गए, और ये भी हो गया कि अपोजिशन जो बिहार में होना चाहिए था, एक सेहतमंद माशरे के लिए, सेहतमंद तरक्की याफ्ता रियासत के लिए, सेहतमंद जमहूरियत के लिए जहाँ पे अपोजिशन की ज़रूरत थी, वो अपोजिशन बिहार में मर गया है सज्जाद साहब। ये बिल्कुल मार दिया गया है, बल्कि ये कहा जा सकता है कि बिहार में अपोजिशन को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया है। और ये सीधी सी बात है कि ये बीजेपी जो है बहुत ही प्लानिंग से, ऐसा मालूम होता है कि धीरे धीरे जो है वो अपोजिशन को टारगेट कर रही है। देखिए, जो पार्टी लास्ट इलेक्शन में इक़्तिदार हासिल करने की कगार पे पहुंच गई थी, रात में 8-9 बजे तक की एक खबर थी कि तेजस्वी यादव की पार्टी जो है, जो जादुई आंकड़ा है, जो इक़्तिदार वहां तक पहुंच चुकी थी, लेकिन रात 12 बजे उस पार्टी के 13 जो है लोगों को हरा के फिर से जो है JDU और बीजेपी की सरकार वहाँ बन गई थी जी। तो बहरहाल ये जो है वो वाक़या हुआ था। और इसी बात को राहुल गांधी जी। ने जो है पार्लियामेंट में, ऐवान लोकसभा में जो है जी। उन्होंने उठाया है, गठजोड़ की तरफ इशारा किया है। बीजेपी बरसरे इक़्तिदार हुक्मरान जमात और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के दरमियान में गठजोड़ का उन्होंने हवाला दिया है। राहुल गांधी ने कहा है कि जो कानून के मुहाफ़िज़ इदारे हैं, वो कानून के मुहाफ़िज़ इदारे अपनी जिम्मेदारियां निभाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई दे रहे हैं। यही वजह है कि हम 12 मुख्तलिफ मुकामात पर हम ताक़ुब कर रहे हैं और इस तरीके का मसाइल जो है उठा रहे हैं। राहुल गांधी का इशारा वोट चोरी के ऊपर ही था। राहुल गांधी की जो लोकसभा में तकरीर है, अब वो देख सकते हैं नाजरीन हमारे जो है, वो तकरीर में बीजेपी और इलेक्शन कमीशन के दरमियान में जो मफाहमत चल रही है मुबैना, वो मफाहमत की तरफ उन्होंने खुलकर इशारा किया है। देखिए, जैसा कि हमने देखा कि लोकसभा में गुज़िश्ता रोज़ जो है SIR पे बहस का आगाज़ हुआ था, तो उसी बहस में हिस्सा लेते हुए राहुल गांधी ने सीधे अल्फाज में कहा, दो टूक अल्फाज में ऐवान में अपोजिशन लीडर का ये बात कहना बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने कहा कि ऐसा मालूम होता है या फिर ये वाज़े नज़र आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन मोदी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक काम कर रहा है और जो है इंतखाबी मुहिम को मोदी के मन के मुताबिक या फिर उनके प्लान के मुताबिक जो है तैयार किया जाता है। तो ये काम इलेक्शन कमीशन कर रहा है। अब चाहे वो डेट जारी करने की बात हो, माजी में हमने ये देखा है चीज़ें, बिल्कुल देखा है हमने माजी में। उत्तर प्रदेश के इंतखाबात से कबल जो है गाजियाबाद और दिल्ली का जो हाईवे है, वो हाईवे का काम तातुल का शिकार हो रहा था। तो वो हाईवे का इनाग्रेशन इफ्तिताह के बाद जो है इंतखाबात की तारीख का ऐलान किया गया। ऐसे बेमिसाल, ऐसे बेशुमार मिसालें आपके सामने मौजूद हैं। अगर आप देखें तो जायज़ा ले सकते हैं। इलेक्शन कमीशन तारीखों के ऐलान में और वज़ीर आज़म के प्रोग्रामों के इफ्तिताही तकारीब के प्रोजेक्टों के मुख्तलिफ रियासतों में वो ऐलान और वहाँ जाकर इफ्तिताह करने के जो टाइमिंग है, वो टाइमिंग का आपको जायज़ा लेने आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। जी, देखिए, जैसे कि राहुल गांधी ये कह रहे हैं, उन्होंने सवाल किया पार्लियामेंट में, लोकसभा में। एक सवाल उनका ये था कि 2023 में
एक कानून में तरमीम करते हुए इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ किसी भी किस्म की कार्रवाई, मतलब है कि इलेक्शन कमीशन को किसी भी किस्म की कार्रवाई से, किसी भी किस्म के तादीबी कार्रवाई से, किसी भी किस्म के एक्शन से मुस्तस्ना कर दिया गया। जी मतलब है कि इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ आप एक्शन ही नहीं ले सकते। जी पहला उन्होंने ये इस बात को साफ तौर पे कहा कि ये बीजेपी की साजिश का बहुत बड़ा जो है मिसाल है। दूसरी बात उन्होंने ये की कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इंतखाब का जो पैनल था उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी पैनल का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन बीजेपी ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चीफ इलेक्शन कमिश्नर को चुनने के पैनल से, मुंतखब करने के पैनल से हटा दिया। न सिर्फ हटाया बल्कि एक जो है हुक्मरान जमात से एक रुकन को शामिल भी कर लिया। बिल्कुल, और इसके लिए बाज़ाब्ता कानून साजी की गई। तो उन्होंने ये सवाल किया कि क्यों बीजेपी जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को चुनने के मामले में या मुंतखब करने के मामले में इतनी कीन की हो गई है, इतनी जो है वो ये मतलब एक है इतनी दिलचस्पी उसको क्यों हो गई है। ये चीज़ें आज साबित हो रही हैं कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन को अपने मुताबिक चलाने के लिए, इलेक्शन कमीशन को अपना घोड़ा बनाने के लिए, इलेक्शन कमीशन को एक तरीके से लगाम इलेक्शन कमीशन अपने हाथ में रखने के लिए ये सारे जो है काम उन्होंने किए, और आज जो है वो इलेक्शन कमीशन को अपने मुताबिक चला रहे हैं। और इलेक्शन कमीशन सीधे सीधे जो है बीजेपी सरकार का मोहरा बन के रह गया। जी, यही तो राहुल गांधी भी बोल रहे हैं, यही तो अपोजिशन लीडरान भी बोल रहे हैं। महाराष्ट्र से हमने बारहा देखा है संजय रावत को ये कहते हुए, उद्धव ठाकरे को हमने ये कहते हुए सुना है, हमने तमिलनाडु से स्टालिन को ये कहते हुए सुना है। तो मुसलसिल ये बात सुन रहे हैं, मगर यहाँ पर ये अहम बात ये है कि क्या इलेक्शन कमीशन जो इल्ज़ामात लग रहे हैं वो इल्ज़ामात की नफ़ी करेगा? क्या इलेक्शन कमीशन वो तमाम चीज़ें, राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में भी ये बात कही, जो इल्ज़ामात इलेक्शन कमीशन पर लग रहे हैं उस पर इलेक्शन कमीशन की खामोशी जो है, जवाब नहीं देना, नहीं, क्योंकि LOP लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो एक अहम ओहदा है पार्लियामेंट में। बिल्कुल। और जब वो लीडर ऑफ अपोजिशन की जानिब से सवाल किया जा रहा है, इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, तो इलेक्शन कमीशन की अखलाकी जिम्मेदारी है कि वो सामने आए और आवाम से वजाहत करे और इन तमाम सवालात का जवाब दे। हमने बिहार में देखा, राहुल गांधी ने सवाल किया, इलेक्शन कमीशन उन्हें वार्निंग दे रहा है। तो इस तरीके का रवैया अगर इख्तियार आप करते हैं, जारहाना रवैया इख्तियार करने का इख्तियार हकीकत में जो है इलेक्शन कमीशन को नहीं है। यहाँ पर लोकशाही है, यहाँ पर अवामी जो है अवाम की हुकूमत है, जमहूरी हुकूमत है। जमहूरी हुकूमत में आप अगर बादशाह एक आमिराना फ़ैसले सुनाएंगे, आमिराना तर्ज अमल इख्तियार करेंगे, तो यहाँ पर आमिरियत के लिए जो है, डिक्टेटरशिप के लिए यहाँ पर हिंदुस्तान में कोई गुंजाइश नहीं है। यकीनन जब तक जो जिनके भी मातहत ये महकूमों के जो ज़िम्मेदारान हैं, जो भी हुकूमत के मातहत काम कर रहे हैं, वो हुकूमत मुस्तक़ल नहीं है, कभी ना कभी तो उसको ज़वाल आएगा। ज़वाल आने के बाद जो है आपको जवाबदेही करनी पड़ेगी। आप रिटायर भी हो जाए तब भी आपको जवाबदेही का आप पर ये जिम्मेदारी आती है, आपको जब भी कटहरे में खींचा जा सकता है। तो लिहाजा आप किसी सियासी जमात के हाथों की कठपुतली बनकर काम करने के बजाय जो है अवामी मफादात में अगर आप काम करते हैं तो यकीनन आप पर बुरा वक्त आएगा, तब अवाम मुल्क की आपके साथ खड़ी दिखाई देगी। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अब जमहूरियत जो है बाकी रहेगी। ये सवाल, जिस तरह से इलेक्शन कमीशन को अपनी कठपुतली बना लिया गया है, उससे ये साफ ज़ाहिर हो रहा है कि क्या अब जमहूरियत को जो है पूरी तरह से ख़त्म करने की साजिशें तो नहीं की जा रही हैं। देखिए, जब अब की पार 400 पार का जो है नारा फेल हो गया और फिर ऐसा मालूम होने लगा था कि बीजेपी हार रही है और बीजेपी को जो है लम्हे आखिर में इतनी सीटें आखिर लानी पड़ी खींच तान के कि उनको जो है NDA के बाकी दीगर लोगों के साथ हुकूमत बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसमें नीतीश कुमार भी हैं, जिसमें अहम किरदार चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार का है मौजूदा हुकूमत में जो 2023 के बाद तश्कील पाई है। जी बिल्कुल। तो यहाँ तक कहा गया था कि
कि वाराणसी में मोदी खुद हार रहे थे। जी। साफ तौर पे कहना है वहाँ के मुबस्सिरीन का कि 100% मोदी वाराणसी में हार रहे बीजेपी थे। का जो जी मरकजी उन्वान है, जी बीजेपी की सियासत की जी जो मरकजियत है, अयोध्या राम मंदिर, वहां से समाजवादी पार्टी के रुकने बिल्कुल पार्लियामेंट ने जीत बिल्कुल हासिल की है। जीत हासिल किए यकीनन। वो वहाँ तो ये तस्वर नहीं कर सकते, मतलब अगर इनको ज़रा सा भी जो है शक होता कि अयोध्या में ये हार जाएंगे, ये तो इस गलतफहमी में मुबतला थे कि हमने राम मंदिर बना दिया है, अयोध्या के लोग तो जो है हमारे गिरविदा हैं, हमारे जो है पूरी तरीके से भक्त हो गए हैं, वो हमारे खिलाफ जा ही नहीं सकते। लेकिन यूपी में जिस तरीके से 68 से 32 तक आके जो है बीजेपी रुक गई थी, 38 तक आके रुक गई थी बीजेपी, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि बीजेपी को लोगों ने वोट नहीं दिया। देखिए संजय रावत ने साफ तौर पे कहा था कि आप वोटिंग मशीन निकालिए, बैलेट पेपर पे आइए, आपको 4 सीटें भी नहीं मिलेंगी। जी। ये संजय रावत ने महाराष्ट्र में जब असेंबली इलेक्शन हो रहा था तो तब संजय रावत ने दो टोक अंदाज में कहा था कि आप वोटिंग मशीन निकालिए और बैलेट पेपर लेके आइए, आपको 4 सीटें भी नहीं मिलेंगी। और वोटिंग मशीन की बुनियाद पे आपने जो है पूरा इक़्तिदार हासिल कर लिया। तो अभी तो हम यही देख रहे थे कि वोटिंग मशीन के ज़रिए लोग इक़्तिदार हासिल कर रहे हैं, लेकिन अब यहाँ नई नई चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं। कितनी तशवीश की बात है कि जो है एक जानिब तो जो है SIR हो रहा है मुल्क की 12 रियासतों में, दूसरी जानिब उसी SIR पे पार्लियामेंट में मुदल्लिल गुफ्तगू हो रही है और अपोजिशन जमातें, चाहे वो ममता बनर्जी की पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे अखिलेश यादव की पार्टी हो, चाहे लालू प्रसाद की पार्टी हो, चाहे जो है आम आदमी पार्टी हो, जितनी भी अपोजिशन पार्टियां हैं वो खुल के जो है इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बोल रही हैं। और राहुल गांधी ने साफ तौर पे सवाल किया कि क्यों इलेक्शन कमीशन अपोजिशन की शिकायतों को, अपोजिशन की जो है बातों को खातिर में नहीं ला रहा है। ममता बनर्जी के जितने MP हैं वो सारे MPओं को हिदायत दी थी कि एक तहरीरी शिकायत आप जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को राइटिंग में दें, और वो वक्त की शक्ल में गए थे जिसमें उन्होंने कहा था कि बंगाल में SIR का जो काम हो रहा है उसमें जानिबदारी बरती जा रही है। वो इलाके जहाँ पे बीजेपी को वोट नहीं मिलता है उन इलाकों से वोट काटे जा रहे हैं और वहाँ फहरिस्त में से वोट निकाले जा रहे हैं, और जिन इलाकों में मुस्लिम अक्सरियत आबाद है उन इलाकों में भी वोट काटे जा रहे हैं, बल्कि उन इलाकों को पूरी तरह से इग्नोर किया जा रहा है। यकीनन इग्नोर किया जा रहा है। बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत सारी बातें हैं SIR को लेकर। बिहार में हमने देखा, मगरबी बंगाल से मुसलसिल आ रहा है। बीजेपी के निशाने पर वो रियासतें हैं, गैर बीजेपी रियासतें हैं जहाँ पर गैर बीजेपी हुकूमतें हैं, जैसा कि इलाकाई जमातों की हुकूमतें हैं, तृणमूल कांग्रेस, और दूसरी जो इलाकों में जैसा कि महाराष्ट्र का हमने देखा शिवसेना और NCP का जो इत्तेहाद हुआ था वो उन्हें हजम नहीं हुआ। और इसी तरीके से जो है इलाकाई जमातों को ख़त्म करने की एक साजिश का हिस्सा भी ये वो SIR के ज़रिए से ये किया जा रहा है, ताकि जो है लोग जो है वो जो मरकज़ी सियासी जमातें, वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, उसकी तरफ राग़िब हो सके, जिसे जा सके। ये बिल्कुल, देखिए यही तो सबसे बड़ा मामला है, और इस मामले पे लोकसभा में बाज़ाब्ता बहस का सिलसिला जारी है। आज भी इस SIR की जो है लीगैलिटी पे जो है वहाँ पे बाज़ाब्ता जो है बहस का मौजू रहा है। देखिए अभिषेक मनु सिंघवी जो एक माहिर वकील है, माहिर कानूनदान है, उन्होंने तो दो टोक अंदाज में कहा है कि इलेक्शन कमीशन को इस बात का इख्तियारी हासिल नहीं है कि वो कुछ इस तरह का सर्वे करवाए। यकीनन सर्वे करे। देखिए एक तरफ तो पार्लियामेंट में ये बहस चल रही है SIR पर, SIR में होने वाली धांधलियों पर, SIR में होने वाली नाइंसाफियों पर, बिहार के हवाले से, मगरबी बंगाल के हवाले से। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये बयान आता है कि अगर जो भी SIR के उसमें प्रोसेस में मश्क में शामिल है, अगर कहीं पर भी फर्जी दस्तावेज़ात जो है, फोर्ज डॉक्यूमेंट्स जो है, अगर वो इस्तेमाल होते हैं तो फिर उसके खिलाफ
कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हम आपको बता दें, बिहार जैसी रियासत है जहां पर हर साल जो है सैलाब की सूरत हाल होती है। बारिश के मौसम में गांव के गांव जो बह जाते हैं। आसाम उड़ीसा के कुछ इलाके हैं जहां पर जब भी बरसात का मौसम आता है तूफ़ानी सूरत हाल होती है, साइक्लोन वगैरह कोई हिंदुस्तान के बहरे अरब के साहिल से टकराते हैं, तो इन इलाक़ों में जो है बड़े पैमाने पर तबाही मचती है और जो है पानी जो है वो घरों में दाखिल हो जाता है। तो गांव जो है हर साल उजड़ते हैं फिर बसते हैं, उजड़ते हैं बसते हैं। ये बिहार का भी हाल है और यहाँ पे आसाम उड़ीसा का भी ये हाल है। और वो तमाम रियासतों में जो साहिल से लगी हुई हैं, साहिली इलाक़ों के जो अजला है वहाँ पर इस तरीके की सूरत हाल होती है। तो वो लोग कहाँ से डॉक्यूमेंट लाएंगे? और जो है इलेक्शन कमीशन ने ये भी वाजे नहीं किया है, अगर कोई डॉक्यूमेंट अगर किसी के पास बर्थ सर्टिफिकेट है फ़िलहाल मौजूद नहीं है, अगर वो ताज़े अपनी दरख्वास्त के साथ अगर बर्थ सर्टिफिकेट इशू करवा लेता है, अगर 1971 की पैदाइश है, उसका बर्थ सर्टिफिकेट 2025 में जारी होता है, तो क्या उसको कबूल करेगा या नहीं करेगा? इस तरीके की जो वजाहतें वो वजाहतें नहीं की गई है। लोगों को डराने का काम मुसलसल इलेक्शन कमीशन कर रहा है। लीगल कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फोर्ज डॉक्यूमेंट के साथ अगर कोई पेश होता है SIR में, फोर्ज डॉक्यूमेंट यानी छेड़छाड़ किए हुए डॉक्यूमेंट जो होते हैं, फर्जी डॉक्यूमेंट बोल सकते हैं, तो वो अगर दस्तावेज़ात के साथ, अगर फर्जी दस्तावेज़ात के साथ SIR के मश्क में कोई शामिल होता है या कोई इनरोल करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस तरीके का बयान इलेक्शन कमीशन की जानिब से आता है। जबकि SIR के लीगैलिटीज़ पर, उसकी कानूनी हैसियत पर जो है पार्लियामेंट में बहस का सिलसिला जारी है और वज़ीर दाखिला अमित शाह जो है आज 5 बजे इस पर बहस करने वाले हैं। ये बिल्कुल देखिए, अब वज़ीर दाखिला को जो है मैदान में कर दिया है वज़ीर आज़म ने जी। गुज़िश्ता रोज़ तो वंदे मातरम पे जब बहस हो रही थी तो वज़ीर आज़म खुद जो है मैदान में आ गए थे, पूरा लंबी चौड़ी तकरीर की थी आधे घंटे की, और फिर उसके बाद जो गायब हुए हैं पार्लियामेंट से, तो उसके बाद उन्होंने अपोजिशन के वंदे मातरम पे दलाइल भी सुनने की जहमत गवारा नहीं की। जी। उसके बाद जो अपनी तकरीर करके जो गायब हुए, तो फिर जो है अब SIR इतना संगीन मसला है, ये जमहूरियत की बका का मामला है। देखिए, अपोजिशन कह रही है कि SIR जो है जमहूरियत की बका का मामला है, क्योंकि लोगों के वोट देने के अधिकार को छीना जा रहा है, वोट देने के हक़ को छीना जा रहा है, वोट के हक़ को छीना जा रहा है। SIR के नाम पे लोगों की फ़हरिस्त ख़त्म कर दी गई, एक लख्त सारी की सारी फ़हरिस्त ख़त्म कर दी गई और फिर नए सिरे से फ़हरिस्त बनाई जा रही है। ये एक जो है बहुत ही तशवीशनाक बात है, जबकि कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इलेक्शन एनरोल करना वोट का, अपने वोट का, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लेकिन एक लख्त पूरी लिस्ट जो है आपने हज़फ कर दी और कहा कि अब यहाँ से नई लिस्ट बनेगी, और नई लिस्ट में लाखों नाम शामिल नहीं किए जा रहे हैं। 70 लाख इस की तरह मिसाल तो हमें बिहार से मिल चुकी है। तो इस सूरत हाल में जो है अब देखिए अलमिया ये है ज़बी साहब के इलेक्शन कमीशन ये हिदायत देता है मगरबी बंगाल में कि जो गलत डॉक्यूमेंट लगाएगा उसके ख़िलाफ़ मुजरिमाना कार्रवाई की जाएगी। मतलब ये कि अब आपने धमकियां देना, देखिए आपका काम है कि जो है ये करना है, ये करना है, डॉक्यूमेंट गलत है, सही है, ये सारा काम जो है ये वहाँ की सरकार का काम है, वहाँ की लीग मुकामी पुलिस का काम है। वहाँ पे अगर कोई कंप्लेन करता है तो क्रॉस चेकिंग करना उनका काम है। आपका काम है SIR के लिए लिस्ट बनाना है। अब आप धमकी दे रहे हैं, वो भी वेस्ट बंगाल में। जी। वेस्ट बंगाल में, मगरबी बंगाल के लिए आपकी ये धमकी है कि कोई जो है गलत डॉक्यूमेंट लगाता है या फर्जी डॉक्यूमेंट लगाता है तो फिर उसके ख़िलाफ़ मुजरिमाना कार्रवाई की जाएगी। अब इस तरह की धमकियां भी क्या जो है इलेक्शन कमीशन देगा? इलेक्शन कमीशन क्या अपनी ज़िम्मेदारी निभा रहा है? नहीं, वही सरकार के, वही BJP सरकार के, वही मोदी सरकार के एजेंडे को लागू करने के लिए बेताब है। देखिए, एक जानिब जो है इस तरह का वहाँ पे धमकियाँ दी जा रही हैं। पार्लियामेंट में जब इस मामले पे बहस हो रही है और पार्लियामेंट में अपोजिशन साफ तौर पे ये कह रहा है कि SIR गलत है, इसको रोक देना चाहिए, जी। SIR काबिल कबूल नहीं है किसी के लिए भी। जब ये सब कुछ कहा जा रहा है
तो फिर इनकी ये क्या हरदर्मी है इलेक्शन कमीशन की, और ये क्या शरंगेदी है, इसको हम शरंगेदी ही नहीं, कहेंगे। शरंगेजी जी ठीक है, आप पहले जी तो ये है कि आप वजाहतें करें, जी क्या डॉक्यूमेंट्स आप कबूल जी करेंगे, क्या जी डॉक्यूमेंट्स आप जैसा कि मैंने अभी एक मिसाल पेश जी किया, बिल्कुल 75 में अगर कोई पैदा होता है 1974 में, जी और उसके पास कोई बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के उसके पास कोई हालात नहीं थे, अगर बना हुआ भी अगर था तो वो कुछ मिसप्लेस हो गया था, गुम गया कहीं पर, अगर वो 2025 में अगर बल्दिया से रुजू होकर या जो भी जिम्मेदार महकूमे हैं उनसे रुजू होकर बनाता है, तो क्या उसको आप कबूल करेंगे या फिर उसको फोर्ज डॉक्यूमेंट कहेंगे? बिल्कुल आप उसको अगर फर्जी छेड़छाड़ वाला जी डॉक्यूमेंट कह के अगर उस बंदे को जेल में अगर आप डाल देंगे तो फिर नाइंसाफी का एक नया दौर शुरू हो जाएगा। बिल्कुल तो बिल्कुल नहीं। नाइंसाफी के इस नए दौर से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बचाने के लिए अपोजिशन जिस तरफ इशारा कर रहा है उस तरफ ना सिर्फ बरसरे इख्तिदार हुकूमत को भी सोचना चाहिए, बल्कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी उस पर गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। यकीनन देखिए गौर करने की ज़रूरत है, लेकिन इलेक्शन कमीशन गौर ही करना नहीं जी। चाहता। यही तो सबसे बड़ा मसला है, यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि इलेक्शन कमीशन क्यों जो है हुकूमत के इशारों पे काम कर रहा है, क्यों मोदी सरकार के ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन एक लफ्ज़ सुनने को तैयार नहीं है, क्यों अपोजिशन की बात सुनने को इलेक्शन कमीशन तैयार नहीं है। राहुल गांधी अगर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का फौरी बयान आता है कि माफ़ी मांगे वरना कार्रवाई की जाएगी ज्ञानी आपके बाबा खिलाफ। हैं, ज्ञानी ये बाबा। बिल्कुल बिल्कुल माफ़ी मांगे वरना कार्रवाई की जाएगी। इस तरह का जो है इलेक्शन कमीशन की तरफ से धमकी आती है, और इलेक्शन कमीशन जिस तरह की ज़िद कर रहा है, जिस तरह की हड़दर्मी कर रहा है, ये एक जमहूरी मुल्क में ये एक तशवीश की बात है। एक आइनी इदारे को आवाम की फलाह व बहबूद के लिए कायम किया जाता है, आवाम की मदद के लिए कायम किया जाता है, आवाम की राहत के लिए कायम किया जाता है। आवाम का जीना हराम करने के लिए इनको नहीं यहाँ पे बिठाया गया है। आपका काम है वोटर लिस्ट एनरोल करना, लिस्ट में नामों को शामिल करना आपका काम है, और आपका पास जो पहले से लिस्ट है उसी के मुताबिक काम करना ये आपकी ज़िम्मेदारी है। लेकिन आप उसके मुताबिक काम नहीं करते हैं, बल्कि उल्टे आप जो है सारी लिस्ट को ख़त्म कर देते हैं और लोगों से कहते हैं कि आप दोबारा से जो है अपने नाम एनरोल करवाइए। अब उसके लिए लोगों को भाग दौड़ में लगा दिया गया है डॉक्यूमेंट्स लाने के लिए। अब जैसा कि आपने कहा कि सैलाब हैं, जी। गाँव में और कोई ख़ास तौर दस्तावेज पर नहीं है। वो ये इससे जो है वो जी लोगों की जो दरमियानी लोग होते हैं जिसको दलाल भी कहते हैं, जी इस तरीके के कामों में जो महारत रखते हैं, जी वो उनके लिए एक नई चीज़ शुरू हो गई, उनके लिए एक त्यौहार का वक्त आ गया। बिल्कुल जिन जिन रियासतों में ये एसआईआर हो रहा है उन रियासतों में दलालों के लिए एक त्यौहार का टाइम आने के यकीनन मुतबादिल है। यकीनन देखिए ये सिचुएशन अभी आ गई है, और अलमिया ये है कि इस तरह की सिचुएशन के बावजूद जो है इलेक्शन कमीशन धमकियां देता है, मुजरिमाना कार्रवाइयों की धमकियां देता है। तो ये एक बहुत बड़ी जो है तशवीश की बात है। देखिए यकीनन जहां अपोजिशन पार्लियामेंट में इस मामले को लेकर बहुत ज़्यादा जो है देखिए दलाइल पेश किए जा रहे हैं वहाँ पे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हवा पे बात की जा रही है, ऐसा नहीं है। बाज़ाब्ता आइनी इदारे की ज़िम्मेदारियों को बताने के लिए वहाँ पे हमारे मुल्क के आइन ने हमें जो इख्तियारात दिए हैं उनकी बुनियाद पे दलाइल वहाँ पे पेश किए जा रहे हैं, और हुकूमत इन दलाइल को मानने को तैयार ही नहीं है। यकीनन हुकूमत जिस तरह से रिजिड है उसी तरीके से ईसी भी जो है इन दलाइल को मानने को तैयार नहीं है। ये कमाल की बात यह है जी कि तो हुकूमत जो है वो ठीक है, अपोजिशन की बात है, सियासी मुखालफत है, इक़्तिदार की मुखालफत है, उसको हम तस्लीम कर सकते हैं, मगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जमहूरी इदारा है सज्जा साहब। जी जमहूरी इदारे की जिम्मेदारी होती है कि वो बरसरे इक़्तिदार सियासी जमात और अपोजिशन दोनों की बातों को सुने, दोनों की शिकायतों को इंटरटेन करे, दोनों की शिकायतों पर फ़ौरन अमल करे, दोनों की शिकायतों पर जो है जहाँ जहाँ पर भी कोताहियों, गफलत और बदउनवानियों का इशारा किया गया है उस तरफ काम करे। मैं इसीलिए कह रहा हूँ ये यकीनन बदउनवानियाँ, कोताहियाँ जो है इसमें हो सकती है, जानिबदारी इसमें हो सकती है, तासुब एसआईआर में हो सकता है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जो है चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश के होने के बाद उन्होंने अपने बीजेपी कारकुनों को ये कहा है कि तमाम चीज़ों को छोड़ दे, एसआईआर पर फोकस करें। अब आप जी देखिए, अगर बीजेपी कारकुन एसआईआर के बीएलओस के साथ अगर मिलकर अगर घर घर का सर्वे करते हैं
तो आप किस तरीके से ये यकीन कर सकते हैं कि ये जो SIR हो रहा है ये शफाफ है? बिल्कुल, बिल्कुल, ये एक बहुत अहम बात है कि बीएलओज़ पे प्रेशर तो था ही। बीएलओज़ के बारे में ये कहा गया था कि उन्हें जो है पूरी सही तरीके से तरबियत नहीं दी गई है। उनसे जब लोग सवाल करते थे, जैसा कि आपने एक जो है सवाल किया कि क्या 1970 में पैदा होने वाला शख्स आज अपना बर्थ सर्टिफिकेट बना सकता है? क्या जो है हुकूमत या ईसी उसको कबूल करेगा? जैसा कि आपने ये सवाल किया, इसी तरह के सवाल जब बीएलओ से किए जाते हैं तो बीएलओ उसका जवाब देने से कासिर है। बीएलओ जो है, कहा जा रहा है कि बेशतर बीएलओस को वो फॉर्म भरना भी नहीं आ रहा है। जो फॉर्म जारी किया गया है एसआईआर के लिए, लोगों के नामों को वोटर लिस्ट में दराज के लिए जो फॉर्म जारी किया गया है, वो फॉर्म के बारे में भी बीएलओ को सही रहनुमाई नहीं की गई है, सही तरबियत नहीं की गई है। देखिए, जब भी इलेक्शन आता है, आपको याद होगा रवि साहब के, जब भी इलेक्शन आता है, आम इंतखाबात, चाहे वो बल्दिया के हों, चाहे वो एमएलए के हों, चाहे वो एमपी के हों, जब इंतखाबात आते हैं तो इंतखाब से पहले इंतखाबी अमले को, जो कि सरकारी अमला होता है, टीचर्स होते हैं, दूसरे डिपार्टमेंट के क्लरिकल स्टाफ होता है, वगैरह वगैरह, तो ये जो अमला जो इलेक्शन का काम करता है, उस अमले को बाज़ाब्ता ट्रेनिंग दी जाती है, उसे बताया जाता है कि वोटिंग मशीन कैसी है, इसे ऑपरेट कैसे करना है, और जो है ये जो आपकी फ़हरिस्त है, फ़हरिस्त की क्रॉस चेकिंग कैसे करनी है, नाम लोगों के कैसे आपको चेक करने हैं, ये लिस्ट क्या है, आपके लिस्ट क्या है, लोगों का कार्ड क्या है, लोगों के आईडी कार्ड को कैसे कबूल करना है। देखिए, वादे में कहा गया था कि अगर किसी के पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो वो दूसरे अपने आईडी कार्ड, जिसमें आधार कार्ड भी है, जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस भी है, उसकी बुनियाद पे जो है वो वोट दे सकता है। लेकिन इससे पहले भी ये शिकायतें आती रही हैं कि इलेक्शन स्टाफ की कम इल्मी की वजह से लोगों को, जब वो इलेक्शन कार्ड लेके नहीं गए पोलिंग बूथ, तो वोट देने नहीं दिया गया, जबकि ये साफ वजाहत की गई थी कि आपके पास इलेक्शन कार्ड नहीं है, आपके पास आधार कार्ड है, तो आधार कार्ड की बुनियाद पे भी आप वोट दे सकते हैं। लेकिन उनको वोट देने नहीं दिया गया। ये कलमिया जो है इससे पहले भी आ चुका है, ये तरबियत ना होने का नतीजा। तरबियत ना होने जी का नतीजा है, ठीक है। मगर जी, क्या सज्जा साहब देखिए कि इसमें शफाफियत बाकी रहेगी कि बिल्कुल। बीजेपी वर्कर्स जो है, जी बीजेपी वर्कर्स उत्तर प्रदेश के घर घर जाकर जी BLOs के साथ अगर SIR का काम करेंगे, जी क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने ये कहा है बीजेपी कारकुनों को कि वो जो है आप सब काम छोड़ दें, SIR की तरफ तवज्जो दें। जी, जब अगर ये SIR की तरफ तवज्जो देंगे बीजेपी कारकुनान, यकीनन बीजेपी कारकुनों के साथ हिंदू युवा वाहिनी भी शामिल हो बिल्कुल, जाएगी, सब सब विश्व हिंदू परिषद भी सब आ शामिल हो जाएंगे, जाएगी, बिल्कुल। बजरंग, क्योंकि ये जो तंजीमें, ये फिरका जी परस्त तंजीमें हैं, वो जी हुकूमत की निगरानी में ही उत्तर जी, प्रदेश में चल रही हैं। ये सारे सरपरस्ती के में चल सारे रहे हैं। सरगर्म हो जी जाएंगे। जब ये सारे के सारे उत्तर प्रदेश में सरगर्म होंगे तो क्या इस बात की उम्मीद की जा सकती है कि जो है उत्तर प्रदेश में जो SIR होगा वो शफाफ होगा, उसमें दयानतदारी से होगा, उसमें लोगों के साथ, राय दहिंदों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी। यकीनन लाखों की तादाद में दलित वोटर्स भी काटे जाएंगे, कबायली वोटर्स भी कटे जाएंगे, अक़लियती वोटर्स भी उत्तर प्रदेश में काटे काटे जाएंगे। जाएंगे, ये तो वाज़ेह हो रहा है। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने अपने एमएलएस को, अपने एमपीज़ को, अपने वर्कर्स को सख्ती से हिदायत दी है जी कि आप सारे काम छोड़ दें और एसआईआर के काम पे लग जाएं, तो यकीनन सीधे मानों में ये कहा जा सकता है कि एसआईआर के नाम पे अब लोगों को धमकियां देने का काम किया जा रहा है और उन लोगों के नाम काटे जा रहे हैं जो लोग बीजेपी को वोट नहीं देते। मतलब ये कि एक और बड़े करप्शन, एक और बड़े बददियानती और एक और नाइंसाफ़ी की जानिब जो है पेशकदमी कर रही है बीजेपी। अब देखिए, आने वाले दिनों में मगरबी बंगाल में इलेक्शन होंगे, ये अब यूपी में इलेक्शन होंगे। अगर यूपी में इस तरीके से जो है एसआईआर का अमल चलेगा तो फिर वहाँ दूसरी जमात को कैसे जो है यकीन हो कि वह इलेक्शन शफाफ है। अब आप देखिए, ये योगी आदित्यनाथ ने पार्टी कारकुनों और अरकान असम्बली के साथ जो इजलास हुआ, उस इजलास में उन्होंने 1 घंटा तवील वो इजलास था, वो इजलास में उन्होंने अपने कारकुनों से कहा कि आप घर घर जाएं,
जी और जो है किसने एसआईआर का फॉर्म सबमिट किया है और किसने नहीं किया है उसकी जांच करे। जी देखिए, योगी आदित्यनाथ की हुक्मरानी का जो तर्ज हुक्मरानी है वो मशकूक है। जी हमने माजी में भी ये बात कही है और बाबांगे दहली ये बात कहेंगे। ताज्जुब के साथ जो है योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर के जो फ़राइज़ है वो अंजाम देते हैं। हमने ऐसे कई मिसालें हैं। वो जो ऐवान असम्बली में खड़े होकर उन्होंने कटमुल्ला का जो लफ्ज़ इस्तेमाल जी किया था, ऐसे बहुत सारे जी मौक़े आए जो चीफ मिनिस्टर की हैसियत से हलफ लेने के बाद भी उन्होंने ये काम किया है। तो चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ से उत्तर प्रदेश की अक़लियती बरादरी जो है इंसाफ की तवक्को हरगिज़ नहीं कर सकती, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जो है हुक्मरानी तासुब और जहरीली सोच के साथ हुक्मरानी वो उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। ऐसे हालात में अगर उत्तर प्रदेश में एसआईआर होता है, एसआईआर हो रहा है और उसमें अगर बीजेपी के कारकुन शामिल हैं, तो यकीन जाने कि इसमें किसी भी किस्म की इंसाफ की तवक्को नहीं की जा सकती। सज्जाद साहब, टू मतलब 2/3 ख़वातीन, सहाफ़ी ख़वातीन जो है उन्हें ऑनलाइन जो है तशद्दुद का सामना करना पड़ा है। अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट है। आप देखें कि माहौल दुनिया किधर जा रही है, माशरा किधर जा रहा है। ख़वातीन सहाफ़ियों को जो है ये इस किस्म के ऑनलाइन तशद्दुद का जो है सामना करना पड़ रहा है। तो नादरीन, अब वक्त हो चला है सियासत टीवी के दीगर प्रोग्रामों से आप जुड़े रहें। हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा आप ज़रूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में इरसाल करें और सियासत टीवी की सारी टीम को अब दे इजाज़त। खुदा हाफिज़। खुदा